चलिए आप सभी लोग आ जाइए। आप सभी का एक बार आपके अपने ही चैनल एसएसजी गुरुकुल पर स्वागत है भाई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज से ये डेमो क्लास स्टार्ट होनी है, लेकिन ये डेमो क्लास क्लास के रूप में होगी। आज हमारी पहली क्लास होगी, तो सबसे पहले आप लोग जुड़िए और मैसेज करिए। गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को भाई। सुधीर जी, कविता सिंह जी, अनूप जी और आदित्य जी, जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। फिर हम क्लास क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से जुड़िए और हमें बताइए कि हम क्लास शुरू कर दें। आप लोगों को बस एक बात याद रखनी है आज से कि आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊंगा इसे बहुत ही ध्यान से सुनना है। लिखने में आप अपने आप के आसपास अपनी एक कॉपी और एक पेन रख लीजिएगा। जो चीज़ें आप लोगों को नई लगे वो चीज़ें आपको शुरुआत दौर से पढ़नी है। एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपको ये बतानी है कि आप लोग जो आज की क्लास पढ़ोगे उस क्लास में क्या नया होगा और किस तरीके से मैं नए तरीके से आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। एकदम बेसिक से क्लास को स्टार्ट करूंगा। बेसिक का मतलब है कहाँ से मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति हुई और किस तरीके से मनोविज्ञान विषय से बाल मनोविज्ञान की, शिक्षण कौशल की और जीवन कौशल की ये प्रश्न जो आपसे 10-10 नंबर के सुपर टेट में पूछे जाने हैं वो आप सब लोग एक बार फिर से स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। तो बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ही लगन के साथ आपको क्लास क्या कर देनी है, शुरू कर देनी है। तो शुरू करें क्लास बेटा हम लोग। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा आप लोग। जैसे हम लोग आज स्टार्ट जो करेंगे बेटा, हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके मनोविज्ञान से। लेकिन मनोविज्ञान से पहले ये मनोविज्ञान विषय कहाँ से आया इसको जानने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले अगर चूंकि हम लोग सुपर टेट का पेपर देने जाएंगे तो हमें इस बात को पता जरूर होना चाहिए कि किस तरीके के प्रश्न आज तक यूपी टेट में और हमारे यूपी टेट के बाद जो सुपर टेट की 2 परीक्षाएं हुई हैं प्राइमरी लेवल की, वहां पर कहां कहां से प्रश्न पूछे गए हैं ये जानना अति आवश्यक होता है। तो क्लास को मैंने फिर से कहा है, क्लास को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो पहला प्रश्न, पहला टॉपिक बनता है जहां से हमें पढ़ना है वो है मनोविज्ञान। और पहला ही प्रश्न मनोविज्ञान से ये बनकर आता है कि मनोविज्ञान जो विषय है ये आया कहां से। जैसे ही पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मनोविज्ञान विषय, साइकोलॉजी विषय कहां से आया, तो आंसर निकल के बेटा आता है आपकी दर्शन शास्त्र से। बहुत ध्यान से सुनिएगा और जहां जो चीजें क्लियर नहीं होंगी कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। और मैं आप सबसे एक बात कहना चाह रहा हूं, आज की क्लास समाप्त होने पर आप सबको लगेगा बहुत अच्छा सीखा हमने क्या कहा कि मनोविज्ञान विषय कहां से आया, तो आप तुरंत कहोगे बेटा दर्शन शास्त्र से आया। दर्शन शास्त्र से आया और इस दर्शन शास्त्र से बहुत सारे दार्शनिकों ने इस मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति के लिए अपना सहयोग दिया। जैसे आप लोगों ने प्लेटो महोदय का नाम सुना होगा। प्लेटो महोदय का नाम आप लोगों ने सुना होगा बेटा। जहां पर जो चीजें क्लियर नहीं होंगी पूछ लेना, फिर से देखना बेटा। हमने क्या कहा, सबसे पहले आप लोगों ने एक नाम पढ़ा होगा प्लेटो महोदय का, पढ़ा होगा। जॉन डीवी महोदय का नाम पढ़ा होगा, जॉन डीवी महोदय का नाम पढ़ा होगा। आप लोगों ने रूसो महोदय का नाम सुना होगा। ध्यान से समझना बेटा, रूसो महोदय का नाम सुना होगा। आप सभी लोगों ने अरस्तु महोदय का भी नाम सुना होगा। क्लियर? इन 4 लोगों का नाम आप लोगों ने सुना होगा और अन्य नाम भी सुने होंगे, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे? देखना बेटा, क्योंकि मनोविज्ञान विषय की जो उत्पत्ति हुई वो उत्पत्ति हुई अरस्तु महोदय के द्वारा और ये सभी सहयोगी थे। तो सीधे सीधे आप आंसर दोगे कि मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु महोदय हैं। देखो मैंने कहा है मैं आप सबको वो सब कंफर्म करूंगा जहां से आप लोग पढ़ने के लिए गए थे। देखो बेटा, चूंकि हम लोगों ने जब डीएलएड या बीएड किया था, ध्यान से सुनना बेटा, जब हमने डीएलएड या बीएड किया था तो हम लोगों ने वहां से आधुनिक मनोविज्ञान की किताब को पढ़ना शुरू किया था। आधुनिक मनोविज्ञान की किताब को पढ़ना शुरू किया था। और जब आधुनिक मनोविज्ञान से पढ़ा था बेटा तो हम लोगों के माइंड में एक चीज छप गई थी कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम जेम्स महोदय हैं। ये नाम हमारे दिमाग में क्या हो गया था, छप गया था कि विलियम जेम्स महोदय ही आधुनिक मनोविज्ञान के क्या हैं, जनक हैं। और ये बात हमें याद हो गई, मन में बच्चों के ये आ जाता है कि मनोविज्ञान के भी जनक कौन है, विलियम जेम्स महोदय की है ही है। अर्थात अब आप लोग को क्या करना है,
एक बात फिर ध्यान से सुनना, यहीं से समझते चलना बेटा। मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? वो अरस्तु महोदय हैं। जबकि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स महोदय हैं। ये दो बातें कंफर्म हो गई। अब मेरी बात सुनो, ये बात इसलिए बताई कि जो कंफ्यूजन आज तक इन दोनों के बीच में अगर रहा हो तो यहां से समाप्त होता है। आगे सुनिएगा, देखो बेटा, अब हम शुरू करते हैं। हमने बताया कि दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति हुई। और अब हम लोग जानेंगे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके यूपी टेट में, जो आपके सुपर टेट में पूछा गया है, या एक प्रश्न घुमा के इस तरीके से पूछा जाना है। क्या है इंपॉर्टेंट, सुनना बेटा। मनोविज्ञान विषय को सबसे पहले अरस्तु महोदय ने, इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना, अरस्तु महोदय ने 16वीं शताब्दी में क्या किया? इस विषय को विषय के रूप में प्रस्तुत किया और एक परिभाषा दी, आत्मा का विज्ञान। अर्थात जो मनोविज्ञान है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। क्लियर? आत्मा का विज्ञान है। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी प्रश्न से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अरस्तु महोदय ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। जबकि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा पंपो नाजी महोदय का। तो पंपो नाजी महोदय के द्वारा भी एक बात कही गई 17वीं शताब्दी में। कब कही गई बेटा? 17वीं शताब्दी में। मनोविज्ञान जो है वो मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तीसरी बात, जैसे ही हम पहुंचेंगे, अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, 19वीं शताब्दी में आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो जनक हैं बेटा विलियम जेम्स महोदय। कौन है? विलियम जेम्स महोदय। और विलियम जेम्स महोदय ने ही मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। किसका विज्ञान कहा? चेतना का विज्ञान कहा। इतनी बात सबको क्लियर? अब देखिएगा, एक और बात आती है। आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा वाटसन महोदय का। किसका नाम पढ़ा होगा? वाटसन महोदय का। 20वीं शताब्दी में, वर्तमान समय में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है बेटा वो व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। मैं इन चारों परिभाषाओं को क्यों बताना चाहता था, अब ये बात आप समझिएगा। एक परिभाषा यूपी टेट के पेपर में पूछी गई जो रिपीट हो सकती है सुपर टेट के पेपर में, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से एक प्रश्न बनता ही बनता है। समझिएगा क्या? देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी अभी आप लोग जुड़ चुके हो, बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ रहे हो। हमारे सोनी सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवाजी, और जितने भी लोग जुड़ चुके हो, मैं कमेंट आखिरी में पढ़ लूंगा। लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमको समझना है। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक परिभाषा पूछी गई थी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान था। सबसे पहले मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान था। फिर मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहलाया। तत्पश्चात चेतना का विज्ञान कहलाया। और वर्तमान समय में अपने आप को व्यवहार के रूप में सजोए हुए है। फिर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा मनोविज्ञान सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान था, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान कहलाया, तत्पश्चात चेतना का विज्ञान कहलाया, और वर्तमान समय में, आज के समय में अपने आप को व्यवहार के रूप में सजोए हुए है। अर्थात मैं ऐसे कहूं, इन चारों परिभाषाओं को मिलाकर एक परिभाषा किसने दी? अगर ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो बेटा आप आंसर लगाओगे क्या? वुडवर्थ महोदय। इतनी बात सबको समझ में आई? ईमानदारी से बताएंगे। नहीं समझ में आई तो हम एक उदाहरण देकर भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जल्दी से कमेंट करो बेटा, इतनी बात समझ में आई? कीर्ति जी, पवन जी, अरविंद जी और सौरभ जी, आप सबका स्वागत है क्लास में। साथ ही साथ मोहिनी जी का भी, अभिषेक मिश्रा जी का भी। बताइए भाई, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं से एक प्रश्न और जोड़ते हैं जो और सुपर टेट में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि SOR थ्योरी किसने दी? SOR थ्योरी किसने दी? अगर ये पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तब भी आप आंसर क्या देंगे बेटा? आप आंसर देंगे वुडवर्थ महोदय। इतनी बात सबको समझ में आई? अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अक्सर बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, हम लोग साइकिल चला रहे होते हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी के साथ बैठकर, और फिर कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं।
और हम उनकी बातें तो सुना करते हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान कहीं केंद्रित होता है वो ध्यान केंद्रित रहता है, वो भी काम होता रहता है। बाइक चलाते रहते हैं, बाइक चलती रहती है, अपनी गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर बाइक अपने आप रुक जाती है। ये सब मनोविज्ञान से ही निकला हुआ है। ये सब आत्मा से, मन मस्तिष्क से, चेतना से और आपके व्यवहार के रूप में चीज़ों को क्या करता है, सजोता है। यही बात आपके उडवर्थ महोदय ने बताने का प्रयास किया। लेकिन ये बात तो इंपॉर्टेंट थी ही थी, लेकिन अक्सर कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे आते हैं, ध्यान से सुनना, अक्सर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हम लोगों ने क्या किया है, जो हम लोगों ने पढ़ नहीं रखा है। ठीक है, आइए जानते हैं वो कैसे प्रश्न आते हैं। सबसे पहले देखना बेटा, हमने 4 नाम लिए हैं। अरस्तु महोदय का नाम लिया है, पंपोनाजी महोदय का नाम लिया है, विलियम जेम्स महोदय का नाम लिया है, और किसका लिया है, वाटसन महोदय का नाम लिया है। इतनी बात क्लियर है? ये नाम अपने माइंड में बैठाए रहना, क्योंकि मैं इन नामों से आपको अगले पेज पे क्वेश्चन बताने वाला हूं। लेकिन यहीं पर 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, अर्थात दीप सर ने एक बात 18वीं शताब्दी में आपको छोड़ी है, तो सर कुछ भी उसमें भी तो होगा। तो सुनो बेटा, 18वीं शताब्दी में आपके पेस्टोलॉजी महोदय, जिनको पेस्टोलॉजी भी बोलते हैं, पेस्टोलॉजी महोदय ने, ध्यान से सुनना, मनोविज्ञान को, क्या बेटा, मनोविज्ञान को, फिर से देख लेना, नहीं छोटा दिखाई पड़ रहा होगा, सुनते रहना, मनोविज्ञान को क्या किया, मनोविज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप प्रस्तुत किया। क्या है, मनोविज्ञान का वैज्ञानिक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया। ये कहलाता है आपके पेस्टोलॉजी जी का स्टेटमेंट। तो अब हम लोगों ने नाम कितने पढ़े हैं, अरस्तु, पंपोनाजी, विलियम जेम्स, वाटसन और पेस्टोलॉजी। तो पंपोनाजी से तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन आइए बात करते हैं किसकी, जो मेरा नेक्स्ट इसी का टॉपिक है। मैंने एक नाम कहा अरस्तु महोदय। बेटा ध्यान से सुनते चलना, लिखते चलना, कोई भी एक भी प्रश्न टॉपिक से बाहर का नहीं आएगा। देखो बेटा, अरस्तु महोदय ने, जब आप लोगों ने शिक्षण कौशल पढ़ा होगा, वहां पर शिक्षण विधियों के दौरान अरस्तु महोदय ने एक विधि दी थी जिसका नाम था आगमन और निगमन शिक्षण विधि। अर्थात अगर आपके पेपर में प्रश्न ये पूछा जाएगा कि आगमन और निगमन शिक्षण विधि किसने दी है, तब आप तुरंत आंसर लगा देना। क्या बेटा, तुरंत आंसर लगा देना, अरस्तु महोदय ने दी है। क्लियर बेटा, इतनी बात सबको क्लियर हो गई? जल्दी से मैसेज करो, इतनी बात सबको क्लियर हो गई ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अरस्तु महोदय के बाद हमने एक नाम अभी बताया 18वीं शताब्दी वाला पेस्टोलॉजी महोदय का। इन्होंने भी एक बेटा शिक्षण विधि दी। जब हम शिक्षण विधियां पढ़ाएंगे, शिक्षण कौशल का टॉपिक पढ़ाएंगे, तो हम सारी विधियां बताएंगे। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं आज की क्लास में आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसको कंप्लीट पढ़ लें, तो उसके बाहर का क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी नहीं बनता है। तो अब मेरी बात समझिएगा, पेस्टोलॉजी जी ने दिया पर्यटन शिक्षण विधि। कौन सी शिक्षण विधि दी? पर्यटन शिक्षण विधि। क्लियर? पर्यटन शिक्षण विधि किसने दी बेटा? ये दी पेस्टोलॉजी महोदय ने। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जब हम 19वीं शताब्दी में पहुंचे तो वहां पर नाम क्या निकल के आया बेटा? विलियम जेम्स महोदय का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे अक्सर एक प्रश्न पेपरों में बनता है और बन सकता है। तो यहां से शुरू होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सब ने अगर विलियम जेम्स को पढ़ा होगा तो विलियम जेम्स से पहला ही क्वेश्चन बन के आता है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आप आंसर लगाएंगे विलियम जेम्स महोदय। पहला तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा इसी से बनेगा बेटा, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? अक्सर पेपर में आप लोगों ने एक बात ध्यान दी होगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सुने ही नहीं होते हैं। तो याद रखना, प्रकार्यवाद संप्रदाय के अगर कोई जनक हैं तो वो जनक कौन है? वो जनक है बेटा आपके विलियम जेम्स महोदय। नेक्स्ट, अगर आपसे एक और क्वेश्चन बन जाए कि आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी, तब भी विलियम जेम्स ही आंसर होगा। अर्थात आत्म संप्रत्यय, क्या बेटा? आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? तो आप आंसर लगा दोगे विलियम जेम्स महोदय। क्लियर इतनी बात? ये 3 चीजें तो मिली ही मिली, साथ ही साथ इन्होंने 2 प्रकार की पुस्तकें लिखी, जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टि से है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों से गाल्टन महोदय
के द्वारा हेरिडिटी जीनियस पुस्तक पूछी जा चुकी है, तो हमें साथ ही साथ पुस्तक पढ़ते चलना है। तो विलियम जेम्स महोदय से अगर पुस्तक पहली कोई पूछी जाएगी तो वो पूछी जा सकती है बेटा, चूंकि ये मनोविज्ञान के जनक थे इसलिए कहा जाता है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? आंसर देंगे विलियम जेम्स महोदय ने। इसके अलावा एक पुस्तक का नाम और मिलता है मेमोरीज एंड स्टोरीज पुस्तक। कौन सी? मेमोरीज एंड स्टोरीज पुस्तक किसने लिखी? तब आप तुरंत आंसर दे देंगे क्या? विलियम जेम्स महोदय। देखो एक प्रश्न, एक छोटा सा नाम जो मनोविज्ञान के जनक कहलाए, कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी, मेमोरीज एंड स्टोरीज पुस्तक किसने लिखी। ये सब चीज़ें अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ते चलोगे तो चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। हाँ, मेरी क्लास में लगातार बने रहिएगा, क्योंकि मैं अभी आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा वन लाइनर, और अगर आपने बता दिया तो इसका मतलब है जितनी देर मैंने आपको सिखाया आपने बहुत अच्छे से सीखा है। तो ये 4 नाम आए, ये 1 2 3, एक नाम बच गया वो भी समझ लो बेटा। एक नाम बचा आपका वाटसन महोदय, जिन्होंने 20वीं शताब्दी को क्या कहा था? व्यवहार का विज्ञान कहा था। सबसे पहले अगर इनसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपसे पूछा जाएगा कि व्यवहारवाद के जनक कौन है। क्या बेटा? व्यवहारवाद के जनक कौन है? जल्दी से आंसर दे दो, कौन है जनक? तुरंत आंसर कहोगे वाटसन महोदय है। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहेवियरिज्म पुस्तक किसने लिखी, बिहेवियरिज्म पुस्तक अगर पूछ लिया जाएगा किसने लिखी, तब भी आप क्या बता दोगे? तब भी बता दोगे वाटसन महोदय ने लिखी। अगर आपसे पूछा गया कि अल्बर्ट नामक शिशु पर प्रयोग किसने किया, अल्बर्ट नामक शिशु पर प्रयोग किसने किया, तो ये भी नाम किसका हो जाएगा? वाटसन, क्योंकि ये इन्हीं के पुत्र थे। और इन्होंने, अगर आप लोगों ने पावलाव के सिद्धांत को पढ़ रखा होगा तो पावलाव के सिद्धांत में उस सिद्धांत को और अच्छे से परिभाषित करने के लिए इन्होंने अल्बर्ट नामक शिशु पर प्रयोग कर उसका प्रबल समर्थन किया था। ये आपके वाटसन महोदय से प्रश्न पूछा जा सकता है। किससे पूछा जा सकता है बेटा? वाटसन महोदय से प्रश्न पूछा जा सकता है। इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं? सबसे पहले आपको मैसेज करना है। विनय यादव जी, उपमा उपाध्याय जी, निहाल जी, कविता जी, उपमा जी और आकृति जी, आप सबका स्वागत है। लेकिन आप सबको ये बताना है कि इतनी बात समझ में आई या नहीं। इतनी बात समझ में आई हो तो हम लोग आगे बढ़ें। इसके साथ ही साथ जो ये क्लास ऐप पे चल रही है उसमें सौरभ पांडे जी, आप भी बताइए, अरविंद जी, पवन जी, कीर्ति जी, आपको समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से मैसेज का जवाब दीजिए, फिर मैं क्लास के आगे बढ़ता हूँ। चलिए, मैसेज आने शुरू हो गए, यस सर, यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, वेरी गुड बेटा। देखो ये बात तो थी क्या? ये बात थी आपके वाटसन महोदय की एक छोटी सी परिभाषा से कितने सारे प्रश्न बने, ये आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखना बेटा ध्यान से। देखो हमने शुरू किया था यहां से पढ़ाना। हमने आपको अरस्तु बताया, पंपोनाजी बताया, विलियम जेम्स बताया, ठीक है, वाटसन महोदय बताया, सबके बारे में मैंने आपको बताया। फिर जब मैं दूसरी क्लास में गया, दूसरे पेज पे मैं चलूं तो मैंने आप लोगों को अरस्तु महोदय ने, पेस्टोलॉजी महोदय ने, विलियम जेम्स ने, और साथ ही साथ नेक्स्ट पेज पे मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी, वाटसन महोदय के द्वारा क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ये सब मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब चलते हम सीधे आगे की तरफ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और जैसे ही जब हम लोग मनोविज्ञान विषय के बारे में पढ़ लेते हैं तो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट आती है, मनोविज्ञान की प्रयोगशालाओं से प्रश्न। अगर आप लगातार बने रहोगे तो एक नया प्रश्न ऐसा पढ़ाऊंगा आप लोगों को जो सुपर टेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान की प्रयोगशालाएं। एक प्रश्न मैं ऐसा बताने वाला हूं, सबसे लास्ट में बताऊंगा, अगर बने रहोगे इसी प्रयोगशाला में, जो आपके सुपर टेट के पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग अगर पढ़ने की बात करें तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में सबसे पहले हम विश्व की प्रयोगशाला की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विश्व के प्रयोगशाला की बात करते हैं, जिसमें से हम कहते हैं कि 1879 ईस्वी में, कब बेटा? 1879 ईस्वी में जर्मनी में विलियम उंट महोदय के द्वारा, किसके द्वारा? विलियम उंट महोदय के द्वारा
विश्व की पहली प्रयोगशाला खोली गई। फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। 1879 ईस्वी में जर्मनी विलियम उंट महोदय के द्वारा विश्व की पहली प्रयोगशाला खोली गई। ये तो इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं किस शहर में, तो आप कह सकते हो लिपजिंग शहर में। किस शहर में बेटा? लिपजिंग शहर में खोली गई। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि विलियम उंट महोदय ने भी क्या कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो बिल्कुल दिए हैं। अगर पेपर में आपसे पूछ लिया गया कि संरचनावाद के जनक कौन है, फिर से सुनना बेटा मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया गया कि संरचनावाद के जनक कौन है, तब आप आंसर क्या देंगे? तब आप आंसर देंगे विलियम उंट महोदय। फिर देखो क्लियर करता हूं। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु महोदय, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स महोदय, और अगर आपसे पूछा गया कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अगर आपसे पूछा गया जनक कौन, तब आप आंसर बेटा तुरंत दे देना विलियम उंट महोदय। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा दूसरी तरफ चलते हैं अगर, तो हम विश्व के तुरंत बाद भारत की बात करेंगे, क्योंकि हम सब कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के रहने वाले हैं, भारत के निवासी हैं। इसलिए हम सबसे पहले जब पढ़ेंगे तो 1915-16 में, कब बेटा? 1915-16 में एनसीईआरटी की बुक में जो है वो 1915 भी लिखा हुआ है। तो अगर जो भी ऑप्शन जिस तरीके से पूछा जाएगा उस तरीके से करिएगा, लेकिन 1915 सही है। अगर 1915-16 एक साथ लगा होगा तो आप आंसर क्या लगाएंगे? 1915 और 16। साथ ही साथ एक बात और समझिएगा, 1915-16 में ये जो प्रयोगशाला खोली गई ये कलकत्ता में खोली गई। कहाँ खोली गई बेटा? कलकत्ता में खोली गई। और किसके द्वारा खोली गई? तो NN सेन गुप्ता के द्वारा खोली गई। समझिएगा, मैंने कहा 1915-16 में कलकत्ता में NN सेन गुप्ता के द्वारा खोली गई। अगर कोई पूछेगा NN कौन है भाई साहब, तो कह देना नरेंद्र नाथ है। कौन है? नरेंद्र नाथ है, अर्थात नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता इनका पूरा नाम है। इतनी बात समझ में आ रही सबको? अब देखो बेटा, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि विश्व की जो पहली प्रयोगशाला खोली गई वो वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है, तब चेंज कर देना, कह देना कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। जबकि अगर भारत से पूछ लेगा तो आप कह देना अब ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के रूप में है। किसमें? कलकत्ता विश्वविद्यालय के रूप में है। तो ये दो बातें क्लियर सबको हो गई होंगी। विश्व में 1879 जर्मनी विलियम उंट, भारत 1915-16 कलकत्ता NN सेन गुप्ता के द्वारा, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कमेंट पढ़ता हूं मैं आपके, अभी कमेंट पढ़ने का समय नहीं मिला, ये टॉपिक कंप्लीट होते ही मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा। चलिए सबसे पहले यहां पहुंचने के बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे, तो यहां समझिएगा बेटा आप सब लोग। समझना क्या है? समझना ये है कि आपके विश्व की बात हुई, भारत की बात हुई, अब हम लोग निवासी हैं उत्तर प्रदेश के। चूंकि उत्तर प्रदेश का ही सुपर टेट देने जा रहे हैं तो इसकी भी जानकारी रखना आवश्यक है। तो उत्तर प्रदेश की जो पहली प्रयोगशाला खोली गई वो 1947 में खोली गई, अर्थात उत्तर प्रदेश की जो प्रयोगशाला खोली गई वो 1947 में खोली गई। और ये खोली गई इलाहाबाद में। कहाँ खोली गई? इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान में हम लोग प्रयागराज के नाम में से जानते हैं। ठीक है, अर्थात प्रयागराज, है ना? ठीक है, और ये कब खोली गई? ये खोली गई किसके द्वारा? तो आप तुरंत आंसर दीजिएगा बेटा, आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा। और अब मैंने कहा था अगर आप मेरी क्लास में बने रहेंगे तो मैं एक नई चीज बताऊंगा, तो अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग। नई चीज, इलाहाबाद में जो प्रयोगशाला खोली, प्रयागराज में जो प्रयोगशाला खोली गई वो आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा कुछ मंडलीय स्तर पे प्रयोगशाला खोली गई। और वो मंडलीय स्तर पे जो प्रयोगशाला खोली गई वो इसी के द्वारा संचालित की जाती थी। अर्थात अगर आपसे मंडल स्तर की बात करें, हम किसकी बात करें? मंडल स्तर की बात करें, और आपसे ये कहें बेटा
मंडल कितने हैं अपने उत्तर प्रदेश में, तो आप कहोगे बेटा 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। और इन 18 मंडलों में से 10 मंडल में ये मिनी प्रयोगशालाएं या मंडल स्तरीय प्रयोगशालाएं खोली जा चुकी हैं। कितने? 10। ठीक है, 10 मंडल में, 18 मंडलों में से 10 मंडल में मिनी प्रयोगशालाएं खोली जा चुकी हैं। और ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से ये बन सकता है सर कि पहली प्रयोगशाला सर कब खोली गई। तो तुरंत याद रखना, बस आपको एक बात ये याद रखना है, पहला वो मंडल था जहां प्रयोगशाला खोली गई 1975 में। कहां? आगरा में। कहां खोली गई बेटा? आगरा में खोली गई। अर्थात सीधे सीधे आप कहोगे मंडल स्तर पे 1975 ईस्वी में आगरा में पहली मंडलीय प्रयोगशाला खोली गई, जो ऐसे कह सकते हो जो आपके इलाहाबाद के अधीन कार्य करती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? अब कमेंट करिएगा, अब मैं आपके मैसेज पढ़ लूंगा। ठीक है, चलिए। सविता जी, अनूप वर्मा जी, राम बहादुर जी, सविता जी और जो भी जी, हिना जी, आप सबका स्वागत है। आप सब बहुत सही आंसर दे रहे हो। मैं आपके कमेंट उस दिन जरूर ज़्यादा पढ़ूंगा जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँगा। ठीक है, चलिए। कुछ बच्चे ऐप पे भी जुड़े हुए हैं। रूबी जी, कीर्ति जी, बाबा चूंकि दूर है, सुनील कुमार जी, पवन जी, नेहा जी, रूबी जी, नरेंद्र जी, पवन जी, आप सब लोगों ने लिखा है क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा बेटा, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। कुछ बच्चों ने कमेंट लिखा था, मैं ऊपर कमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन आप लोग बाद में क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करिएगा। जब क्लास खत्म हो जाएगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उन कमेंटों के जवाब आपको जरूर दूंगा। और जब मैं जिस दिन लाइव पढ़ा रहा हूँ उस दिन तो पक्का जवाब दूंगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बेटा, जल्दी से ले लेना। और फिर हम लोग चलते हैं सीधे नए टॉपिक की तरफ। ये समझिएगा, हमने अभी तक आपको पढ़ाया दर्शन शास्त्र से निकला क्या बेटा? मनोविज्ञान। दर्शन शास्त्र से निकला मनोविज्ञान, और इस मनोविज्ञान से निकला बाल मनोविज्ञान। यही आपके 10 नंबर आने हैं सुपर टेट में। यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है बाल मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान से ही एक विषय निकल के आता है। बाल मनोविज्ञान से ही एक विषय निकल के आता है जिसको कहते हैं बाल विकास। यहाँ से आपको समझना है, और यहीं से पेपर में अभी तक सुपर टेट में पूछा गया है। लेकिन जो हमने इससे पहले पढ़ाया है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एक क्वेश्चन ऐसा पेपर में पूछा जाता है जो आप लोग पढ़ के नहीं रखते हैं, लगता है ये सर ने पढ़ाया ही नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। ममता जी ने कहा है सर बिहार से हूँ। मैम लगे रहिए, आप सबका बहुत अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिस उद्देश्य के साथ इस चैनल पे जुड़े हैं, हम लोगों के साथ जुड़े हैं, तो आपको वो उम्मीद आपकी पूरी हो, आपको सफलता मिले। उस सफलता में हम आपके साथ ही रहेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, लगातार क्लास में बने रहना है। तो देखिएगा बाल विकास, लेकिन उससे पहले छोटा सा जानते हैं। हम लोग अक्सर एक बात आपको बताते हैं, हम लोग जब हाई स्कूल में होते थे, सर ज्योग्राफी हिस्ट्री लिखाया करते थे, तो हम लोग लिखने में मेरा मन नहीं लगता था, और उस दौरान जो परिभाषाएं पढ़ाई जाती थी वो भी ज़्यादा याद नहीं होती थी। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रटना शुरू किया। अब फिर रटने से भी समझ में नहीं आ रही, समझने का कोई प्रयास ही नहीं किया। और जैसे जैसे बड़े होते गए, परिपक्व होते गए, फिर जब वही चीज़ हम लोग बाद में पढ़े तो हम लोगों ने सोचा काश हम लोगों ने थोड़ा सा मन लगाया होता तो हम लोगों को और अच्छा समझ में आता। तो इसी को समझते हुए देखिए कितनी आसान सी परिभाषा है, तोड़ लेते हैं। बाल का मतलब बालक से लगा लेते हैं, मनोविज्ञान का मन अलग निकाल लेते हैं, विज्ञान अलग निकाल लेते हैं, अर्थात सीधी सी एक परिभाषा बन जाती है। बालक के मन में जिस प्रकार के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, या हम ऐसे कहें बालक के मन में जिस तरीके से उसके अंतर्निहित शक्तियों का विकास किया जाता है, उसी को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। समझ रहे हैं? एकदम सरल भाषा में याद हो गया। ठीक है, हेमंत जी कह रहे हैं मैं सर नंबर से हूँ। चलिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। मैं सर नंबर से हूँ, ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कमेंट करिएगा, मैं पढ़ लूँगा। चलो बेटा, बाल मनोविज्ञान को मैंने बताया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट यहां से शुरू होता है बाल विकास से, और अब समझने का प्रयास करिएगा। देखो बेटा, मां की गर्भ में जब बालक के विकास का प्रारंभ होता है, फिर से सुनना बेटा मैंने क्या कहा, बालक जो होता है जब वो अपनी मां की गर्भ में होता है, उस दौरान से जब उस बालक का विकास होना प्रारंभ होता है, और जब तक वो किशोरा अवस्था की अंतिम अवस्था को खत्म करके प्रौढ़ा अवस्था में नहीं पहुंचता है,
जब तक बालक बाल विकास के अंदर बालक के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब है जो ये बाल है, ये चाइल्ड है, अर्थात बालक से अभिप्राय यहाँ पर सिर्फ है 0 से लेकर, कहाँ से लेकर, या हम सीधे कहें गर्भकाल से लेकर, समझो बेटा, गर्भकाल से लेकर के कहाँ तक का अध्ययन, किशोरा अवस्था तक का अध्ययन यदि बालक में किया जाता है, या हम ऐसे कहें किशोरा अवस्था तक का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे हम बालक कहते हैं। क्या कहते हैं, बालक कहते हैं। जबकि यह सीधे से आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा ना कि बाल विकास शब्दों से अभिप्राय 2 शब्दों से है, बालक और विकास। बालक शब्द अवस्थाओं को इंगित करता है, जबकि विकास शब्द परिवर्तन शब्द का सूचक है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, ऐसा पढ़ा होगा। लेकिन आइए हम पढ़ते हैं कैसे। हम कह रहे हैं कि गर्भकाल से लेकर किशोरा अवस्था तक का बच्चा जिस तरीके से क्रियाकलाप करता है या जब तक उस अवस्था में होता है उसे हम बालक कहते हैं। जबकि विकास शब्द क्या है, विकास शब्द परिवर्तन शब्द का सूचक है। किसका सूचक है, परिवर्तन शब्द का सूचक है। मिटालने पर ध्यान नहीं देंगे, साफ करने पर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल दिमाग में बैठाना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सुनिएगा। देखो बेटा, हमने कहा ये जो बाल विकास है, ये बाल विकास बना है 2 शब्दों से मिलकर। कितने शब्दों से मिलकर, 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आपका बालक, जो अवस्थाओं को इंगित करता है, जबकि दूसरा शब्द है विकास। कौन सा शब्द है, विकास। ये जो विकास शब्द है ये परिवर्तन शब्द का सूचक है। जैसे कोई भी बच्चा है उसमें 2 प्रकार के परिवर्तन तो दिखाई ही दिखाई देते हैं। एक परिवर्तन दिखाई देता है आपका शारीरिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन। और इस शारीरिक परिवर्तन को ही ऐसे कहें मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। जबकि दूसरा परिवर्तन कहलाता है आपका गुणात्मक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन। क्लियर। अब सीधी सी एक बात समझो, जिसे मापा जा सकता है, जिसे तौला जा सकता है, वो शारीरिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि जो मापा व तौला नहीं जा सकता है बेटा, वो कहलाते हैं गुणात्मक परिवर्तन। हम ऐसे कहें जो परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, हमारे शरीर का आकार, हमारा भार, ये दिखाई देने वाली चीजें हैं, उस परिवर्तनों को शारीरिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि जो परिवर्तन दिखाई नहीं देते हैं उन परिवर्तनों को गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में, समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं। और ये जो बालक है, यहां से समझना शुरू करना, यहीं से यूनिट स्टार्ट होती है। इस बालक को अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार से बताने का प्रयास किया है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे ये समझना है। हम पढ़ेंगे बेटा गर्भावस्था। क्या पढ़ेंगे, गर्भावस्था हम पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे शैशवावस्था। क्या पढ़ेंगे, शैशवावस्था। हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपसे बाल्यावस्था। क्या पढ़ेंगे, बाल्यावस्था। हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। क्या पढ़ेंगे, किशोरा अवस्था। ध्यान से समझना बेटा। पिछले साल जो सुपर टेट में पहला प्रश्न बना इन टॉपिकों में से, वो बना शैशवा अवस्था से। अभी हम आपको बताएंगे, और जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हमको ये जरूर बताएंगे कि कौन सा प्रश्न कब पूछा गया है और कौन सा प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है। लेकिन अब कमेंट करिएगा। अब मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, इसके आगे बढ़ने से अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अभी तक जितना बताया मैंने आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन है। फिर मैं आप लोगों को बाल विकास की एक बहुत अच्छी परिभाषा बताने वाला हूं, जिसके लिए आप लोगों को सबसे पहले कमेंट करना है। समझ में आया बेटा? उपमा उपाध्याय जी, आकाश जी, विजय जी, कविता जी, चलिए जागृति त्रिपाठी जी, चलिए चलिए जल्दी से मैसेज करिए। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, जितने लोग अभी तक बने हुए हैं। चलिए भाई, ऐप पर भी जो लोग बने हुए हैं उनसे मैं बता दूं। अच्छा, मिंटू जी कह रहे हैं आपका हेड राइटिंग अच्छा है। किसी को अपनी हेड राइटिंग अच्छी नहीं लगती, आपको अच्छी लग रही, बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, ब्रज किशोर जी, सुधीर जी, वर्तिका जी, कविता जी, राकेश जी, सुरभि जी,
जितने भी लोग हैं, आस्था जी, नेहा जी, पूजा, सुधाकर, सबके नाम ले ले रहा हूँ क्योंकि आज नाम ले ले रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जितने भी जी हैं सब जी को जी है, ठीक है। सीमा जी, सविता जी, ऐप पर जितने लोग बने हैं, अरविंद जी, कीर्ति जी, रूबी जी, आप सब लोग समझ लीजिएगा, जितने भी ऐप पे लोग हो, ये आपकी पहली क्लास है। इसी के आगे से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अब बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं अभी अभी आया हूँ, परवेज जी, चलिए परवेज आलम जी, आपका स्वागत है। अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए बेटा देखो, एक परिभाषा आपसे अगर पूछी जाए पेपर में कि बाल विकास की पहली परिभाषा किसने दी, ऐसा प्रश्न करके बन जाए कि बाल विकास की पहली परिभाषा किसने दी, तब बेटा आप आंसर लगा देना बर्क महोदय। क्या लगा दोगे? बर्क महोदय आंसर लगा दोगे। अर्थात लेकिन अगर बर्क महोदय ने बाल विकास की कोई परिभाषा दी होगी तो उस परिभाषा को देने के लिए कुछ तो लिखा होगा, और क्या लिखा है ये आपको सुनना है। थैंक यू सो मच आकाश जी। बाल विकास को परिभाषित करने के लिए बर्क महोदय ने कहा कि जब बच्चा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और साथ ही साथ जब मां की गर्भ में होता है बच्चा गर्भावस्था, तो ऐसे कहें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य बालक में जिस प्रकार के भी परिवर्तन दिखाई देते हैं, कौन सा परिवर्तन आया? यही वाला आया ना। बालक में जिस प्रकार के भी परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे पक्ष होते हैं बालक के, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आप लोगों ने पढ़े होंगे। वो सारे पक्ष अगर व्यक्ति के परिवर्तन में प्रभावित करते हैं, फिर से सुनिएगा, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में बालक में जिस प्रकार के भी परिवर्तन दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे बाल विकास कहते हैं। और इस बाल विकास की यह परिभाषा किसने दी? बर्क महोदय ने दी। कंफर्म इतनी बात? अब सुनिएगा आप लोग, इतनी बात कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और अगर आप लोगों से पेपर में ऐसा प्रश्न बने, ये पूछा जा चुका है कि मनोविज्ञान, या ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, बालक की मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई अवस्थाएं, इसमें से एक प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। कौन सा वो प्रश्न है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों से सैले महोदय से पूछ सकता है, मनोवैज्ञानिक सैले महोदय, रास महोदय से पूछ सकता है, आप लोगों से अर्नेस्ट जोन्स पूछ सकता है, अर्नेस्ट जोन्स पूछ सकता है, आप लोगों से कार्लसनिक पूछ सकता है, कार्लसनिक पूछ सकता है, आप सब लोगों से हरलॉक पूछ सकता है। क्लियर? और बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े होंगे जिनको पता भी होगा। आइए बात करते हैं सैले महोदय को। सैले महोदय ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये तीन बताई। रास महोदय ने और अर्नेस्ट जोन्स महोदय ने अवस्थाओं को डिफाइन करने के लिए चार चार प्रकार बताए। कार्लसनिक ने 9 बताए और हरलॉक ने बताए आपके 11। क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? 3, 4, 4, 9 और 11। मैं बताना क्या चाहता हूं? मैं बताना चाहता हूं यही आपके टेट में पूछा जा चुका है। हमें यह जरूर जानना है पढ़ते समय कौन सी चीजें टेट में पूछी गई हैं और कौन सी चीजें टेट में नहीं पूछी गई हैं। अगर आपसे ऐसा प्रश्न बनेगा कि सैले महोदय ने कितने प्रकार बताए बालक के? 3, रास ने बालक के कितने प्रकार बताए? 4, अर्नेस्ट जोन्स ने कितने बताए? 4, कार्लसनिक ने 9 और हरलॉक ने 11। ठीक है। पवन जी ने मैसेज किया है ऐप पे, सर मैं यूपी पुलिस में हूं पर मुझे सुपर टेट एग्जाम क्लियर करना है। अगर आपका डीएलएड, बीएड कुछ भी है बेटा तो बिल्कुल क्लियर करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इतनी बात हमें लगता है आप सबको समझ में आ गई होगी। आइए सीधे चलते हैं अवस्थाओं में। स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिखते रहना। सीधे चलते हैं कहाँ? अवस्थाओं में। पहली अवस्था गर्भावस्था, आप समझना है और फिर नोट डाउन कर लेना है। गर्भावस्था, 4 अवस्थाएं हमने आपको बताई हैं, पढ़ना है। गर्भावस्था से एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि भ्रूण काल का जो विकास होता है, मां की गर्भ में बालक का जो निर्माण होता है, वो कितने सप्ताह में हो जाता है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है सुपर टेट में, आपके अदर टेटों में। जैसे बिहार का एक बच्चा जुड़ा हुआ है, वो हमसे कह रहा था सर कि हम बिहार से हैं, उनके लिए भी है। ठीक है, आप मेरी बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब बच्चे का भ्रूण तैयार होता है, वो तैयार होता है 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह के बीच में। 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह के बीच में बालक के भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं क्या? भ्रूण अवस्था या भ्रूण काल कहते हैं। अगर आपके पेपर में प्रश्न बनता है कि भ्रूण काल कितने दिनों का होता है, तो आप कहोगे 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह का। अगर आपसे पूछेगा कि गर्भावस्था कितने दिनों की होती है, गर्भकाल कितने दिनों का होता है, आप कहोगे बेटा 9 माह 10 दिन का हमारा क्या होता है? गर्भकाल होता है। अदर टेटों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 9 माह 10 दिन का मतलब होता है 280 दिन। अर्थात गर्भावस्था में बालक का मां की गर्भ में भ्रूण का निर्माण 2 सप्ताह से 8 सप्ताह में हो जाता है, हम कहें 2 महीने में हो जाता है। और बालक का संपूर्ण विकास मां की गर्भ में 9 माह 10 दिन में हो जाता है, अर्थात क्या होता है? 280 दिन में हो जाता है। इसे हम गर्भावस्था कहते हैं। और इसी गर्भावस्था को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। और साथ ही साथ मानव जीवन का आधार माना जाता है। क्यों? देखो बेटा, आप लोगों ने बाल विकास का एक सिद्धांत पढ़ा होगा। बाल विकास के सिद्धांत में आप लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा होगा कुप्पू-स्वामी महोदय का। और कुप्पू-स्वामी महोदय ने उस सिद्धांत में 2 तरीके से अपने सिद्धांतों को व्याख्या करने के लिए नियम बताए। एक मस्ताक 2 मुखी नियम बताया, एक उन्होंने निकट दूरस्थ विकास का नियम बताया। एक में बालक के सिर से पैर का विकास होता है, एक में बालक की अंतर्निहित शक्तियों का अंदर से बाहर की ओर विकास होता है। एक जो बालक के सर से पैर का निर्माण होता है बेटा, उस निर्माण में आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी होगी, बच्चा गर्भकाल में होता है। अर्थात जो मस्ताक 2 मुखी नियम है वो बच्चे के मां के गर्भकाल में होता है, जबकि जो निकट विकास का सिद्धांत होता है वो मां की गर्भ में जब बच्चा बड़ा मतलब जब जन्म लेता है मां की गर्भ के बाद, जिसे प्रसव पूर्व काल भी कहते हैं, जब जन्म लेता है उस जन्म के बाद से लेकर वो जब अपनी अंतर्निहित शक्तियों के द्वारा खड़े होने का, चलने का प्रयास करता है, वो सिद्धांत होता है। अर्थात उन्होंने दोनों चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने माँ की गर्भ में कैसे विकास होता है वो भी समझाने का प्रयास किया, और साथ ही साथ कैसे बाद में विकास होता है ये भी समझाने का प्रयास किया। कहने का सिर्फ मेरे मतलब ये था कि मानव विकास का आधार इसीलिए माना जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं बालक यहाँ से अपनी चीज़ों को अपनी माँ की गर्भ में कहने के लिए होता है, लेकिन सीखना, चलना, चलने का मतलब है अंदर ही अंदर बड़ा होना, ग्रोथ होना, ये सब कहाँ शुरुआत हो जाती है? गर्भावस्था से शुरुआत हो जाती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है सर? तो इम्पॉर्टेंट ये है, इम्पॉर्टेंट ये पूछा जा चुका है अदर टेटों में, ये पूछा जा चुका है अदर टेटों में, बस ये सब याद कर लेना है बस। लेकिन अब आइए बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शैशवावस्था की। लेकिन आप सब कमेंट कर दो बेटा, यहाँ तक समझ में आया? हम देखो बहुत आराम से पढ़ाने का प्रयास अभी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जितना मैं सिखाऊं, खरखराहट की आवाज़ आ रही बेटा, ऐसा क्या हो गया भाई? अभी सही हो जाएगा। अब कैसी आवाज़ आ रही है? जल्दी से बता दो। देखो बेटा अब सही हो गई होगी आवाज़। चलो बेटा, मेरा नाम क्या है?
मेरा नाम दीप तिवारी और आप सबको सरल भाषा में सिखाने का प्रयास, जितने लोगों को सीडीपी लगती है टफ, उनको सिखाने का प्रयास, भाग भाग कर ना पढ़ाने का प्रयास, सरल शब्दों में सरल भाषा में पढ़ाने का प्रयास, कोशिश हर एक व्यक्ति को समझ में आए, हर एक बच्चे को समझ में आए। क्लियर? चलिए, लाइव है मैम सर, बहुत। चलिए हम पढ़ते हैं। क्या कब आएगा रिजल्ट? जल्द आ जाएगा बेटा। चलो, हम कहाँ पे थे? हम थे शैशवावस्था पे पहुंच गए थे। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से ही सुपर टेट से पिछले साल प्रश्न बना था, शैशवावस्था। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि जो शैशवावस्था है वो 0 से 6 वर्ष के अंतराल में मानी जाती है। अर्थात 0 से जो 6 वर्ष की अवस्था होती है ये शैशवा अवस्था होती है। क्लियर? और इसी शैशवा अवस्था को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग कौन सा? पहला भाग है हमारा पूर्व शैशवावस्था। कौन सी अवस्था? पूर्व शैशवावस्था। दूसरी कौन सी? दूसरी है उत्तर शैशवावस्था। दूसरी है उत्तर शैशवा अवस्था। पहले हम तीनों अवस्थाओं के कुछ पॉइंट बताएंगे, फिर अलग अलग चीज़ों को आप सबको नोट डाउन करा देंगे। लेकिन पहले वो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो बनती हैं। शैशवावस्था में पूर्व शैशवावस्था को 0 से 3 वर्ष और उत्तर शैशवावस्था को 3 से 6 वर्ष माना गया है। हम कुछ नई चीज़ें बताएंगे जो आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, लेकिन आइए पहले समझते हैं। उत्तर शैशवावस्था में जब बच्चा जाता है और 4 वर्ष में प्रवेश, जैसे ही चौथे वर्ष में प्रवेश करता है, अक्सर एक बात कही जाती है, अगर नहीं पढ़ी है तो समझिएगा, क्योंकि आप सब लोगों ने एक बात पढ़ी होगी। प्राथमिक में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन जब हम प्राथमिक में प्रवेश करते हैं बेटा, उससे पहले हम आंगनबाड़ी में भी पढ़ने जाते हैं। और जब हम आंगनबाड़ी में प्रवेश करने जाते हैं तो वो चौथे वर्ष में जैसे ही आप प्रवेश करते हो, फिर आपका नाम नोट डाउन करते हैं। अगर नहीं पता है तो आप अपने आसपास के कॉलेज के पास जाइएगा, जहां आंगनबाड़ी है, वहां जाइएगा तो कहेंगे चौथे वर्ष में बच्चे ने प्रवेश कर लिया। कहा हाँ, बस एडमिशन हो गया। तो इसलिए जब चौथे वर्ष में बच्चा प्रवेश करता है, या हम ऐसे कहें जब बच्चा उत्तर शैशवावस्था में प्रवेश करता है, तो उसे पूर्व प्राथमिक में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। पूर्व प्राथमिक में, पूर्व प्राथमिक में, पूर्व प्राथमिक में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। क्लियर? आसान सा प्रश्न। अर्थात कहने का सिर्फ मतलब इतना है बेटा कि जैसे ही ऐसा प्रश्न बनेगा कि पूर्व प्राथमिक में प्रवेश की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तब आप आंसर क्या देंगे? उत्तर शैशवा अवस्था। कंफर्म? अब देखो, इसी पूर्व शैशवा अवस्था को शैशव अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शैशव अवस्था। और इसी शैशव अवस्था से आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो 2 प्रकार की चीजें बताते हैं, अवस्थाएं बताते हैं। एक बताते हैं मुखावस्था और एक बताते हैं गुदावस्था। गुदा है, गुदा, ठीक है, गुदावस्था। और यहीं से सुपरटेट का एक प्रश्न पूछा गया, ध्यान से अब सुनिएगा। 15 माह में जब बच्चा होता है तो वहां पर वो पूर्व वाक अवस्था और भाषा विकास का प्रारंभ किस अवस्था से प्रारंभ करता है, ऐसा एक प्रश्न सुपरटेट में पूछा गया था। फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा। वह कौन सी अवस्था है, या ऐसे पूछा जाएगा, 15 माह के बालक में पूर्व वाक अवस्था या पूर्व वाक भाषा या भाषा विकास का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? आप आंसर दोगे बेटा पूर्व शैशवा अवस्था में। लेकिन ऑप्शन में था ये दोनों अवस्थाएं, तो ऑप्शन में एक था एक, बी था ये, सी था बोथ और डी था इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कैसे होगा? बोथ होगा। हम लोगों ने
जब बच्चा 1 वर्ष में प्रवेश करने वाला होता है, मैं हट जाऊंगा, बाद में नोट कर लेना बेटा। जब बच्चा 1 वर्ष में प्रवेश करने वाला होता है और वो 1 वर्ष की अंतिम अवस्था के पास पहुंचता है, तो बच्चे के मुख से एक शब्द निकलने का प्रयास होता है, माँ माँ निकलता है। अर्थात वो माँ माँ शब्द का उच्चारण, माँ शब्द का उच्चारण 2 बार करने का प्रयास करता है। हम लोग माँ माँ समझते हैं, माँ माँ 2 बार वो शब्द प्रयास करता है। और जैसे जैसे बच्चा वो 15वें माह के आसपास पहुंचता है, जो प्रश्न पूछा गया, वो बच्चा अपनी भाषा का अनुकरण करना वो दूसरे वर्ष में सीखने लगता है। अर्थात यदि आप कोई चीज बोलोगे तो बच्चा बोलकर समझकर उसे बोलने का प्रयास करेगा, और जब वो बोलने का प्रयास करेगा तो वही बच्चे की पूर्ववाक अवस्था और भाषा विकास के प्रारंभ की अवस्था कहलाएगी। और यही प्रश्न सुपर टेट में 2019 में पूछा गया था, सुपर टेट में, ठीक है। और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, उत्तर सैस्वा अवस्था को ही सैसना अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? सैसना अवस्था कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ध्यान समझिएगा बेटा, इसी को कहते हैं, चलो इसी को कहते हैं, यही क्लियर हो जाएगा अब तो स्वकेंद्रीय अवस्था। क्या कहेंगे? स्वकेंद्रीय अवस्था कहेंगे, ठीक है। चलो आप लोगों को जल्दी ही शुरू करेंगे, जब तक सुनते रहो बेटा। सैसना अवस्था जो होती है, कौन सी अवस्था? सैसना अवस्था। इसी को कहते हैं स्वकेंद्रीय अवस्था। कौन सी अवस्था? स्वकेंद्रीय अवस्था। और वो भी अवस्था यूपी टेट के पेपर में क्या हुई थी? पूछी जा चुकी थी, ठीक है। चलो बेटा, आप लोग कमेंट बॉक्स में करो। याद रखना, सैसना अवस्था को ही स्वकेंद्रीय अवस्था कहते हैं, और वो अवस्था किससे संबंधित है? उत्तर सैस्वा अवस्था से संबंधित है। कोई टेक्निकल इशू है इस समय? मैं चेक कर रहा हूं, जैसे सही होगा मैं स्टार्ट कर दूंगा। ये चल नहीं रहा है। चलो बेटा, आवाज आ रही ना आप तक? बस स्टार्ट कर देंगे। चलो बेटा, हमने आपसे कहा कि जो स्वकेंद्रीय अवस्था होती है, वह स्वकेंद्रीय अवस्था भी उत्तर सैस्वा अवस्था से संबंधित होती है। अब ये स्वकेंद्रीय अवस्था क्या है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। आप लोगों ने सैस्वा अवस्था के दौरान पढ़ा होगा सिगमंड फ्रायड महोदय को, और सिगमंड फ्रायड महोदय ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, कामुकता की भावना, प्रेम की भावना, बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा प्रेम देखा जाता है, बहुत ज्यादा लगाव देखा जाता है, लेकिन अपनी वस्तुओं से छेड़छाड़ होने पर वो नाराज भी हो जाता है। मेरे सिर्फ कहने का मतलब है कि जो कामुकता की भावना होती है, वो बालक की स्वप्रेम और आत्म प्रेम की भावना होती है। स्वयं के द्वारा, अपने आप के द्वारा वो प्रेम करना शुरू कर देता है। अर्थात मैं सीधे सीधे कहूं, यदि आपसे कोई भी स्टेटमेंट ऐसा पूछा जाएगा कि कामुकता की भावना सैस्वा अवस्था को किसने कहा, तो बेटा आप तुरंत का तुरंत एक आंसर दे देना। क्या आंसर दे दोगे? सिगमंड फ्रायड महोदय ने। और इसी कामुकता की भावना से ही आत्म प्रेम व स्वप्रेम की भावना का विकास हुआ। और जो ये आत्म प्रेम व स्वप्रेम की भावना का विकास हुआ, इसे मनोविज्ञान की भाषा में नर्सिज्म कहा गया। क्या कहा गया? नर्सिज्म कहा गया। देखिएगा, जोड़ते हैं हम आपको। सैस्वा अवस्था, चलिए ये ठीक। चलो बेटा, होता क्या है ना कि जब कोई चीज पढ़ाते हो आप और नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हो, तो कुछ चीजें धीरे धीरे सीखने में आती हैं, चीजें सीख भी जाती हैं, और आप सब लोग ऐसे बने रहोगे तो और अच्छे से सिखाने का हम प्रयास कर लेंगे आपको, ठीक है। अभय प्रकाश जी, अच्छे से बने रहिएगा। बस हमने आपसे कहा सैस्वावस्था में, इससे पहले मैंने आपको खत्म ही कर दिया था,
अब यहां से समझिएगा, शैशवा अवस्था में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, जिसमें से पहला स्टेटमेंट हमने अभी आपसे जो आपको बता रहा था मैं, सिगमंड फ्रायड महोदय का। किसका? सिगमंड फ्रायड महोदय का। क्लियर? अब देखो बेटा, सिगमंड फ्रायड महोदय ने एक स्टेटमेंट दिया, कामुकता की भावना। यही मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर के लिए जब प्रॉब्लम हुई थी, कामुकता की भावना। क्लियर? और ये कामुकता की भावना से ही मैंने कहा आत्म प्रेम व स्वप्रेम की भावना का विकास हुआ। स्वप्रेम व आत्म प्रेम की भावना का विकास हुआ। क्लियर? और ये जो स्वप्रेम आत्म प्रेम हुआ, इसे मनोविज्ञान की भाषा में नर्सिज्म कहा गया। क्लियर? और यहीं से दो प्रकार की भावना ग्रंथियों का विकास हुआ। दो प्रकार की भावना ग्रंथि, दो प्रकार की भावना ग्रंथि का क्या हुआ? विकास हुआ। जिसमें से पहली जो भावना ग्रंथि थी वो थी बेटा ओडीपस भावना ग्रंथि। ओडीपस भावना ग्रंथि। कह दो सर जी, खूब याद करते थे, समझे में नहीं आता था कौन सी ओडीपस और कौन सी इलेक्ट्रा, अर्थात दूसरी कौन सी? इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। हम लोग अक्सर क्या करते थे, अभी मैंने कहा है, हम लोग पहले समझने का प्रयास नहीं करते थे। और हर उम्र में हर तरीके की सोच होती है। हम जिस उम्र में रहते हैं उस उम्र जैसा सोचते हैं। जब बड़े हो गए तो अच्छा सोचा, और जिन लोगों ने आज तक नहीं सोचा उनको हम सोचने के लिए मजबूर करने जा रहे हैं। ओडीपस किससे शुरू होती है बेटा? कहोगे सर ओ से शुरू होती है, याद कराने के लिए। इलेक्ट्रा किससे शुरू होती है बेटा? तो कहोगे ई से शुरू होती है। और ये ओडीपस और इलेक्ट्रा सिर्फ लड़के और लड़कियों में पाई जाती है, वो शैशवावस्था के दौरान बालक और बालिकाओं में पाई जाती है। हम अगर कहें बेटा कि याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम आपसे कहें बॉयज में ओ होता है या गर्ल्स में ओ होता है, तो आप तुरंत कहोगे सर बॉयज में हमें ओ दिख रहा है, तो आगे सब रटने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं रटने की जरूरत है? अब कहोगे ओडीपस जो ग्रंथि होती है वो लड़कों में पाई जाती है। किसमें? लड़कों में पाई जाती है। जबकि इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि जो है वो लड़कियों में या गर्ल्स में पाई जाती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मेरी बात समझो। जो ओडीपस ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि चूंकि बॉयज में लड़कों में पाई जाती है, और लड़कों की बातें पापा कम सुनते हैं। कोई वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो मम्मी से ही लड़का मांगने पहुंचता है। तो ओडीपस नामक ग्रंथि जो होती है वो माता के प्रति होती है, अर्थात मातृत्व प्रेम कहलाते हैं। अर्थात जो बॉयज होगा वो बॉयज अपनी माँ से कोई चीज मांगने का प्रयास करता है, तो पापा से वो डरता है। यही उल्टा यहां पर है। इलेक्ट्रा भावना जो ग्रंथि होती है वो किस में पाई जाती है? वो गर्ल्स में पाई जाती है, और गर्ल्स का पापा से लगाव ज्यादा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको मातृत्व प्रेम ना कहकर पितृत्व प्रेम कहते हैं। तो ओडीपस किस में? ओडीपस बॉयज में, जिसको कहते हैं क्या? मातृत्व प्रेम। इलेक्ट्रा किस में? गर्ल्स में, इसको क्या कहते हैं? पितृत्व प्रेम। अर्थात ये था एक छोटे से पॉइंट से इतने सारे प्रश्न। समझ में आया? जल्दी बता दो बेटा, समझ में आया इतनी बात? लगातार बोलता जा रहा हूं। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से मैसेज कर दीजिए भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बने हुए हो, आप लोग समझ रहे हो चीज़ों को। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलिए चले बेटा, देखो ये बात हो गई सिगमंड फ्रायड की। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन, ठीक है। अब पूछेंगे वैलेंटाइन कब मनाया जाता है, सबको पता होगा, लेकिन यहां वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था को किसने क्या कहा, या इन्होंने शैशवावस्था को क्या कहा? तो आप कहोगे जीवन का आदर्श काल। जीवन का आदर्श काल, न किसी प्रकार की हाय हाय, न किसी प्रकार की किचकिच, ऐसा हम लोग बोलते हैं। यहां पर सबसे बढ़िया जीवन। ठीक है, कभी कभी शैशवावस्था का फोटो उठा के देखो तो बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है ऐसे ही रहते, कहाँ चले आए हम, बड़े हो गए।
सबके मन में ऐसी ऐसी भावनाएं आती, बस आपका क्या करना है, सोचते रहना है। और सोचने पे क्या है, ये जीवन काल है, बढ़ते ही जाना है। कहा जाता है कि जो शैशव अवस्था है ये जीवन का सबसे अच्छा काल होता है। ना बहुत ज़्यादा सोचना, ना बहुत ज़्यादा प्रचार करना, ना बहुत ज़्यादा संवेगात्मक दृष्टि से आपके ऊपर फोकस करना, कुछ नहीं, आराम की जिंदगी थी, आराम से जी रहे थे। अर्थात जीवन के आदर्श काल से ही हम एक चीज निकालते हैं। आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा, बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। कैसी प्रवृत्ति का होता है? जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। यहां पर जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि अगर व्यक्ति के अंदर दूसरी चीजें देखने पर जिज्ञासाएं जागृत होंगी तो वो आपसे बार बार चीजों को पूछना प्रारंभ करेगा। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? और बार बार चीजों को जानने को प्रारंभ करेगा, बार बार चीजों को समझने का प्रयास करेगा, तो वो आपसे पूछेगा। और जैसे ही पूछने का प्रारंभ करेगा वो जिज्ञासाएं को विभाजित करती हैं या विभाजित करती हैं, ऐसे कह सकते हो। वो कहीं ना कहीं अंदर से वो जिज्ञासाएं निकलेंगी, पापा पापा, मम्मी मम्मी, भैया भैया, बहन बहन, कुछ ना कुछ कहेगा और जानने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ कहा जाता है इस अवस्था का जो बच्चा होता है, अर्थात जो शैशव अवस्था का बच्चा होता है, इसके अंदर जो संवेग होते हैं उन संवेगों की संख्या पूर्णतया क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे वो अवस्थाओं में आगे बढ़ता जाता है उसके अंदर स्पष्ट रूप से बाल्यावस्था तक संवेग निश्चित और स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन एक परिभाषा हम आपसे जिक्र करते हैं जोन्स महोदय की। जोन्स महोदय ने एक बहुत अच्छी बात कही और ये बात जब मैंने अप्लाई की, मैंने खुद चीजों को देखा तो लगा हाँ बिल्कुल सही है। क्या था उदाहरण सुनिएगा, पहले तो इनकी परिभाषा जानिएगा। इन्होंने कहा जब बालक 2 वर्ष का होता है तो उसके अंदर भय नामक संवेग नहीं पाया जाता है, लेकिन जैसे ही बालक दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष की तरफ प्रवेश करता है तो उसमें भय नामक संवेग दिखाई देने लगता है। अक्सर बेटा ट्राई मत करना, लेकिन अक्सर आप लोग देखते होंगे आपके घर में कोई कीड़ा मकोड़ा निकल आए। कीड़ा मकोड़ा निकलने का मतलब छोटा ही कीड़ा, कोई कॉकरोच टाइप का निकल आए, और जब छोटा सा बच्चा होता है उसको पकड़ने का प्रयास होता है। उसको ये चीज़ नहीं पता होता है कि ये मेरे लिए कैसा है, अच्छा है, खराब है, काट लेगा। कहीं ना कहीं बच्चा अंधेरे से नहीं डरता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा तीसरे वर्ष की तरफ प्रवेश करता है और वो इन सब चीज़ों से फिर डरने लगता है। वही बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो उसमें भय संवेग नहीं होता है, अर्थात उसे सांप से डर नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही बच्चा तीसरे वर्ष में प्रवेश करता ही है उसे सांप से, अंधेरे से, जानवरों से डर लगने लगता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अर्थात मेरे सिर्फ कहने का मतलब यह है जैसे जैसे बच्चा अवस्थाओं में आगे की ओर बढ़ता जाता है उसके अंदर संवेग जो होते हैं वो संवेग दिखाई देने लगते हैं, गुस्सा दिखाई देने लगता है। लेकिन वो चूंकि कुछ समय के लिए होता है तो हम उस गुस्से को गुस्सा भी नहीं कहते हैं। हमने अक्सर एक बात क्लास में मैं कहता हूं जैसे जैसे बच्चों की अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं बच्चा समझदारी की तरफ उसका थोड़ा कम लेवल हो जाता है। शैशवावस्था के बच्चे को समझाओगे चलेगा, बाल्यावस्था के बच्चे को समझाओगे चलेगा, लेकिन किशोरावस्था के बच्चे को समझाओगे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि बच्चा उस अवस्था में अपने माँ बाप के साय से दूर होने लगता है। क्यों दूर होने लगता है? क्योंकि वो विषम लिंगियों के प्रति लगाव रखने लगता है। और जैसे जैसे बच्चा अवस्थाओं की ओर आगे बढ़ता है उसको लगता है जो मैं कर रहा हूँ, समाज में जो चीज़ें देखता है वो कहीं से सीख के नहीं आया, वो समाज से ही देख कर सीखता है। और जब समाज में वो देख रहा है ये चीज़ें हो रही हैं, ये ऐसे ही हैं, तो वो चीज़ें सीख जाता है। और सीखते सीखते वो अपने माता पिता से, चूंकि समाज के लोग वैसा व्यवहार कर रहे होते हैं, वैसा उसके ऊपर छाप दिख जाती है और वो व्यवहार किशोरावस्था में एक ना एक बार बच्चों के अंदर दिखाई देती है। अभी हम बताएंगे किशोरावस्था में। तो जोन्स महोदय की परिभाषा अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा। 2 वर्ष के बालक को सांप से डर नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही बालक तीसरे वर्ष में प्रवेश करता है उससे सांप से, अंधेरे से, जानवरों से डर लगने लगता है, अर्थात भय नामक संवेग क्या होता है? उपस्थित हो जाता है। जल्दी से मैसेज करिएगा समझ में आवा। हम कहते हैं अक्सर आवा समझ में भाई, चलो जल्दी से बताओ आया समझ में? बहुत सारे संवेग होते हैं बेटा, कोई निश्चित नहीं है कि 4 ही संवेग होते हैं राम बहादुर जी। संवेग आते हैं जाते हैं, निश्चित नहीं होते हैं संवेग, ठीक है। हाँ, एक चीज ये कह सकते हो बेटा, अक्सर बहुत सारे लोग बताते हैं कि जब बालक का जन्म होता है तो जन्म के समय बच्चा रोता है।
बच्चा रोता नहीं है बेटा, बच्चा उत्तेजित होता है। क्या होता है? उत्तेजित होता है। और जब बच्चा उत्तेजित होता है तो यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है शैशवावस्था से। आपसे अगर पेपर में पूछा जाएगा कि जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग पाया जाता है, आप आंसर लगा देना बेटा, उत्तेजना नामक संवेग आपके ऑप्शन में होगा। उत्तेजना नामक संवेग, ना कि रोना संवेग। रोना संवेग नहीं है। क्लियर? जल्दी से मैसेज करिएगा भाई, इतनी बात क्लियर। रोमित जी ने कहा है सर सांप से क्यों डर लगता है? कभी मिलो भाई साहब, फिर मैं बताऊंगा सांप से क्यों डर लगता है। चलिए, मैसेज कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो जो नहीं समझ में आता उनको नहीं पढ़ता हूं। इसके अलावा कुछ ऐप पे जो बच्चे हैं, क्लियर है सर, लाइव हो? चलो बेटा, हाँ लाइव बने रहो। रूबी जी ने कहा है सर सीडीपी आप ही पढ़ाएंगे। बिल्कुल मैम, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, आए ही पढ़ाने के लिए हैं, बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलो क्लियर क्लियर क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले मेरा पहला ही प्रश्न आप लोगों से था कि जब मैं क्लास को खत्म करूंगा, मैंने कहा था जो लोग ऐप पर बैठा हो ये याद रखना, इन सब चीजों को जो मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल आपके कोर्स में आगे की तरफ कंटिन्यू रहेगा, इसी के आगे पढ़ाऊंगा। आइए हम बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ किसको देखते हुए करते हैं, हम लोग देखते हुए करते हैं बेटा, सुपर टेट के पेपर को देखते हुए करते हैं। आइए चलते हैं सीधे बाल्यावस्था की तरफ। लेकिन बाल्यावस्था की तरफ चलने से पहले अब मैं उदाहरण पेश करूंगा आप लोगों के सामने। कुछ आप लोगों ने सुना होगा, बालक का शारीरिक विकास तो बढ़ता रहता है लेकिन मानसिक विकास कुछ समय के लिए रुक जाता है, मंद हो जाता है बाल्यावस्था में। जबकि शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, दोनों तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था में जाने पर भी बढ़ जाता है, लेकिन जो बाल्यावस्था होता है यहां पर सर कहा जाता है कि मंद हो जाता है। आइए आज समझते हैं वास्तविक तौर पर मंद क्यों हो जाता है। क्लियर? आइए समझते हैं बेटा। देखो, एक छोटा सा उदाहरण मैं क्लास में भी देता हूं, आप सबको भी देता हूं, और समझने का प्रयास करना। ठीक है, दो उदाहरण दूंगा और दोनों उदाहरण से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण है पापा जी से। काश मेरे पापा सुन रहे होंगे, ऐसा मुझे उन्होंने कभी मना नहीं किया किसी चीज से। चलो पापा जी से ही शुरू करते हैं। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं अपने ही ऊपर करके। मैं कहता हूं जब बच्चों में मानसिक जो परिपक्वता होती है, जो मानसिक परिपक्वता होती है उसमें गिरावट कहां से आती है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। जो ये परिपक्वता होती है इसमें गिरावट कहां से आती है। मैं एक उदाहरण देता हूं बेटा। पापा जी का जो हमारा ऑफिस होता था वो 10 बजे से 5 बजे का होता था। समझिएगा किस तरीके से बाल्यावस्था के बच्चों पर प्रेशर बढ़ता जाता है। 10 से 5 बजे के बीच में जब पापा जी का ऑफिस होता है तो हमारे पापा जी ने बड़े नियमबद्ध तरीके से काम किया ऑफिस में। और नियमबद्ध तरीका क्या होता है, पापा जी को सिर्फ 15 मिनट जाने में लगते हैं और 15 मिनट ही विद्यालय से आने में लगते हैं। विद्यालय शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं, मुझसे विद्यालय ही निकल जाता है, ऑफिस लगा लेना बेटा। हमने कहा 10 से 5 बजे के बीच में पापा का ऑफिस होता है और पापा बड़े नियम से काम करते हैं। पहला नियम तो उनका यह होता है कि 15 मिनट उनका जाने में, 15 मिनट आने में लगता है। अब मेरा जो विद्यालय था वो 8:30 से लेकर 2 बजे का वो विद्यालय था। और मेरे पापा, मैंने पहले ही कहा, मेरे पापा बड़े होशियार थे। उन्होंने क्या किया था, चूंकि 15 मिनट ही जाने में लगते हैं, 15 मिनट में आने में लगते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम बच्चे को ऐसे स्कूल में डालेंगे जहां पर टाइम थोड़ा बढ़ा हुआ कि मेरे आने से पहले वो बिजी रहे, बहुत ज़्यादा खेलने कूदने में ध्यान ना दे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि खेलना नहीं चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, मैं समझाने का प्रयास सिर्फ आपको करता हूं कि वो मानसिक रूप से बच्चा कमजोर होता है या हो जाता है। अब चूंकि मेरा विद्यालय मेरे घर से करीबन दूर था तो पापा जी ने रिक्शा लगवा दिया था। और मैं कहता हूं कि आप लोगों को याद होगा जब पापा रिक्शा लगवाते थे तो जिसको पहले रिक्शे वाला ले जाता था उसको देर में छोड़ता था। तो पापा का कहना था कि मेरे बेटे को लास्ट में उठाना लेकिन उधर देर में छोड़ना। तो पापा जी का ही वो कहना मानता था। वो 8 बजे हमारे घर आता था, हमको उठाता था, लेकिन इधर हमको देर में छोड़ता था 3 बजे। क्लियर? कहने का मतलब है 3 बजे हम जब विद्यालय से अपने घर पे पहुंचेंगे, पापा घर पे ही थे तब हम कहाँ थे बेटा, पापा घर पे ही थे तब हम विद्यालय गए थे, अब कहीं नहीं जा सकते थे। अब हम आए हैं तो हाँ, पापा कितने बजे आएंगे, 5:15 पे आएंगे।
लेकिन अब 5:15 पे चूंकि आएंगे तो 3 बजे हम घर आ गए, और घर आते ही तो खेलने कूदने निकलेंगे नहीं, हम आधे घंटे का समय तो लगाएंगे ही। लेकिन हमने पहले ही कहा मेरे पापा क्या थे, बहुत होशियार थे, उन्होंने ट्यूशन लगा दिया था मेरा। क्या लगा दिया था? ट्यूशन। वो भी ट्यूशन लगाया था कितने घंटे का? 1.5 घंटे का। इसलिए नहीं लगाया था, इसलिए लगाया था कि मेरे स्कूल का सारा होमवर्क मैं कंप्लीट कर लूं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं सारा होमवर्क कंप्लीट कर लूं, क्योंकि ऐसे तो करूंगा नहीं, तो उन्होंने मेरे साथ ट्यूशन लगा दिया था। अब ट्यूशन वाले सर भी बड़े होशियार थे और मम्मी मेरी ज़्यादा होशियार थी। मम्मी क्या करती थी, जैसे ही वो चाहती तो चाय बीच में दे देती, लेकिन चाय वो बीच में नहीं देती है। कब देती है? जब 5 मिनट पहले बाकी होता तो कहते सर रुके रहिएगा, चाय बन रही है। अब चाय बनते बनते 5 बज गया, हम ऐसे कह दें 5:05 बज गया, और पीते पीते सर को 5:15 हो गया, और हमने क्या कहा, 5:15 बजे ही पापा घर पे आ जाते हैं। अब बताओ, जो बच्चा होगा वो मानसिक रूप से जिस तरीके से परिपक्व होना चाहिए मेरे समझ कहने का ये मतलब है, खेलने में मन नहीं लगना, खेलने नहीं जाने देना, बच्चे को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशानियां होंगी नहीं होंगी? बोलो, होगी ना बेटा? यस या नो? अगर परेशानी होती है वहां पर बच्चे का मानसिक स्तर कमजोर होगा, और जब मानसिक स्तर कमजोर होगा वो मंद हो जाएगा, अर्थात जो मानसिक विकास होगा वो मंदता की ओर होगा या धीरे धीरे होगा। और अगर इसी समय हमने ट्यूशन ना लगाया होता, ये ट्यूशन हमने ना लगाया होता, हमारे पास समय मिल जाता 3:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खेलने का। जाड़े में आराम से खेल सकते हो, गर्मियों में भी 5 से 6, लेकिन क्योंकि पापा जी का प्रभाव, पापा जी कहते हैं खेलो कूदो सब करो, लेकिन वो उनके तरीके से, और उनके तरीके से बच्चे ने समझ लिया, कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाया तो गड़बड़ हो जाता है। इस तरीके से कहा जाता है कि बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक विकास तो होता रहता है, लेकिन मानसिक विकास कुछ समय के लिए रुका हुआ, या कहा किताबों में मिलता है मंद मिलता है। ये है बाल्यावस्था। दूसरा उदाहरण देखिएगा, तीनों चीजों को जोड़िएगा और बहुत आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम बात करें एक और अवस्थाओं से जोड़ने की, तीनों अवस्थाओं से जोड़ने की, तो मैं अक्सर एक और उदाहरण देता हूं क्लास में। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको समझना आसान हो जाए, आप चीजों को और अच्छे तरीके से सीख पाओ। अक्सर देखा होगा, जिस जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उस एरिया में एक खेलने का स्थान होता है, और उस खेलने के स्थान के चारों तरफ अब गंदी गंदी नालियां ही हम कहेंगे, नालियां होती हैं। क्योंकि सब लोग लखनऊ के अच्छे अच्छे जगह पर आप जैसे निकलोगे अलग अलग एरिया में तो नालियां बहुत मिलती हैं, वो आपकी झपी हुई नहीं मिलती, इतना नगर निगम पैसा नहीं लगाता है। मेरे सिर्फ कहने का मतलब है नालियां होती थी, और यहाँ पर घर बने हुए होते थे। क्योंकि हम लोग जो बच्चे किशोरावस्था वाले होते हैं वो खेलने वहीं जाते हैं जहाँ पर उनको लगता है कुछ नया मिल सकता है। कुछ नया मिलने का मतलब है, मैंने पहले ही कहा, अब वो माँ बाप से दूर होने लगते हैं। मेरा प्रश्न क्या है, सुनिएगा बेटा, मेरा प्रश्न है शैशवावस्था, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, मैं इस समय सिर्फ आप लोगों को बाल्यावस्था से जोड़ रहा हूं, किशोरावस्था से जोड़ रहा हूं, और किशोरावस्था। क्योंकि पापा अक्सर किशोरावस्था वाले बच्चों को जल्दी खेलने जाने नहीं देते हैं, कहते हैं तुम जाओगे तो लड़ाई कर लोगे। विद्रोह की अवस्था स्टैनले हॉल ने बताया, संघर्ष की अवस्था बताया, तूफान की अवस्था बताया, तो घर वाले जाने नहीं देते हैं कि लड़ाई ना कर लो। इसलिए से किशोरावस्था के बच्चे को घुमाने के लिए, अर्थात ये किशोरावस्था का बच्चा शैशवावस्था के बच्चे को अपने घर का लेता है, बोलता पापा मैं इसको घुमाने ले जा रहा हूँ। घुमाने की आस से वो फील्ड पहुंचता है, और वहां पर बाल्यावस्था का बच्चा तो मनमौजी होता ही है, वो वहां बैठा रहता है। अब बाल्यावस्था का बच्चा आता है, किशोरावस्था के बच्चे से कहता है भैया मुझे खिला लीजिए, और वो बच्चा क्या कहता है, कहता है कि नहीं अभी नहीं, सब बड़े हैं, छोटों को नहीं खिलाएंगे। ऐसा ही होता था। अब देखो बेटा, जो बाल्यावस्था का बच्चा है वो क्रिकेट खेल रहा होता है। अब क्रिकेट खेल रहे हो, नालियां झपी नहीं है, तो गेंद तो नाली में जानी ही जानी है। अब गेंद जैसे ही नाली में गई, जैसे ही मान लो ये नाली है, इस नाली में बॉल गई, अब ये चूंकि गेंद को उठाना तो चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर पहले ही मैंने बताया है, अगर आप लोगों ने व्यक्तित्व पढ़ा होगा तो व्यक्तित्व में ईड ईगो और सुपर ईगो है। ये बच्चा इस बॉल को उठा तो लेता, लेकिन बात आत्मसम्मान की थी, क्योंकि जो घर बने थे यहां पर विषम लिंगी, या हम सीधे बोलें गर्ल्स खड़ी हुई थी। क्या लड़का उठाएगा भाई साहब? थोड़ा सा यही है, हर आदमी अपने ही अपने जुगाड़ में रहता है, जैसा बोलते हैं। किसी चीज को अन्यथा मत लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा जो मैं कहना चाहता हूं।
मेरे सिर्फ कहने का मतलब है गर्ल्स को देखकर वो बॉल नहीं उठाएगा। अब वो सोचेगा चलो ऐसा करते हैं, बाल्यावस्था के बच्चे को खिला लेते हैं, और जब बाल्यावस्था को खिला लेंगे तो ये बॉल निकाल लेगा। अर्थात यहीं से बच्चा क्या होता है, यहीं से बच्चा बाल्यावस्था वाला इस गेंद को उठाकर खेलता है, और इस गेंद को जैसे ही निकालता है ये अवस्था गंदी अवस्था कहलाती है, डल्टी एज जिसको बोलते हैं। आया समझ में? जल्दी बोलो। रोमित सिंह ने कहा है नाली में चले जाएंगे जिसने मारी है। चलिए, जिसकी जैसी सोच। हंसने के लिए कहा है बेटा। चलो जल्दी से बोलो, इतनी बात समझ में आई सब एक एक बच्चे को? अगर आई है तब हम आगे चलेंगे। बोलो, समझ में आया? जल्दी बोलो। सविता जी ने कहा है नो सर। अब ये नो सर क्या है वो जवाब देंगे। नहीं समझ में आया तो बेटा हम फिर बताएंगे आपको। तो सबसे पहले तो आप कमेंट करो सविता जी, आप क्या कहना चाहते हो? नहीं समझ में आया? जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, मैं फिर समझाऊंगा बेटा, मेरा काम ही है। मैं इंतजार कर रहा हूं सविता जी आपके कमेंट का। जल्दी बोलो बेटा, आगे समझाएं। समझ में आया था? अच्छा, तो नो सर फिर क्यों लिखा बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थात ये गंदी अवस्था, कौन सी अवस्था? गंदी अवस्था। और अब समझिएगा, क्योंकि दो चीजें मैंने बता दी, अब आप लोगों के लिए बाल्यावस्था थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर वो चीजें ना बताई होती तो सर क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? तो सबसे पहले आइए समझते हैं बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है? 6 से 12 वर्ष की होती है। और जो 6 से 12 वर्ष की होती है इसको भी पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था में विभाजित कर लेते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में क्या कर लेते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। एक हो जाएगा 6 से 9 वर्ष और एक हो जाएगा आपका 9 से 12 वर्ष। क्लियर? आप देखो बेटा, 6 से जो 9 वर्ष होगा इसे कहते हैं आपको खिलौने की आयु। किसकी आयु कहते हैं? खिलौने की आयु। अगर आपके पेपर में प्रश्न ये पूछा जाएगा खिलौने की आयु किस अवस्था को कहते हैं, तो आंसर लगा देना पूर्व बाल्या अवस्था को। बहुत सारे सर बच्चे पूछते हैं सर ये तो शैशवावस्था होगा, लेकिन नहीं बेटा। जब आप लोग प्राइमरी एजुकेशन में, चूंकि हम गवर्नमेंट के हिसाब से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी एजुकेशन में जो किसान का बच्चा बेटा होता है वो बच्चा एंट्री करता है 6 वर्ष में सीधे सीधे, या तो आंगनबाड़ी जाने के बाद प्राथमिक में जाता है। तो जैसे ही प्राथमिक में प्रवेश होगा तब उसको इन वस्तुओं, जो ये वस्तुएं होंगी ये मिलेंगे। इसलिए खिलौने की आयु किसको कहते हैं? पूर्व बाल्या अवस्था को कहते हैं। जबकि खेल खेलने की आयु, खेल खेलने की आयु किसको कहते हैं बेटा? खेल खेलने की आयु कहते हैं उत्तर बाल्या अवस्था को। ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। और जैसे ही बच्चा, ध्यान सुनना बेटा, जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचेगा बच्चा तुरंत का तुरंत वास्तविक जगत में प्रवेश करेगा। अर्थात अब माँ बाप को छोड़कर अपने वास्तविक जगत में क्या कर लेगा? प्रवेश कर लेगा। तो वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। प्राथमिक प्राथमिक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कौन सी अवस्था बेटा? बाल्यावस्था। ठीक है, फिर आते हैं सीधे, आप पूछते हैं सर गंदी अवस्था कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। स्फूर्ति की अवस्था कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। चुस्ती की अवस्था कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। समूह की अवस्था कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। ये तुरंत का तुरंत इतने प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो है यहां पर भी बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा। जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा। कैसे होगा ये समझो। यहां पर बच्चा जैसे ही मोटरसाइकिल घर से उठाकर चलाने के लिए आप निकलोगे, जो भी गर्ल्स हैं स्कूटी चलाने के निकलोगी, और कोई भी छोटा बच्चा होगा घर पे, अब तो शैशवावस्था का भी पूछ लेता है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कब, क्यों, कैसे, कहां,
जैसे प्रश्नों को बच्चा क्या करता है, पूछने लगता है कि आप कहाँ जा रहे हो, जैसे ही कहाँ जा रहे हो का जवाब दोगे, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, ऐसे प्रश्नों से बच्चा प्रश्न करने लगता है, वही जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कविता जी, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, शारीरिक विकास तेज होता है मानसिक विकास की अपेक्षा, कह सकते हो, एकदम सही है कविता सिंह जी। ठीक है, चलो हो गया कंप्लीट, जल्दी से मैसेज करो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझ लेंगे, तुरंत का तुरंत आप लोग हमसे पूछ लेंगे भाई। इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ें। हो गया बेटा, जल्दी से बोलो क्लियर। फिर हम बात करते हैं दो स्टेटमेंट की। क्लियर बेटा, जल्दी से बोलो मैसेज करके क्लियर, यस या नो। चलो, मैसेज का जवाब आते ही शुरू। अब देखो बेटा, बाल्या अवस्था के अंतर्गत दो स्टेटमेंट दिए गए। बाल्या अवस्था के अंतर्गत आपके दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट दिया गया कॉल एवं ब्रूस के अनुसार, कॉल एवं ब्रूस के अनुसार इन्होंने कहा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। इन्होंने कहा बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, अनोखा काल है। रास ने कहा मिथ्या परिपक्वता का काल है। रास ने कहा मिथ्या परिपक्वता का काल है। जबकि फ्रायड महोदय ने कहा कामुकता की कमी। आप समझिएगा, यहां पर बच्चा क्या करता है, कामुकता की कमी से मतलब है बच्चे का ध्यान बहुत ज्यादा घर के लोगों पर नहीं रहता है, कितनी जल्दी खेलने में कूदने में निकलने का समय मिल जाए और वो निकल जाए। तो यहां पर बच्चों का प्रेम नहीं देखा जाता है उतना ज्यादा जितना शैशवावस्था किशोरावस्था में देखा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का मतलब होता है झूठ से। किससे? झूठ से। अर्थात जो बाल्यावस्था का बच्चा होता है ये झूठी प्रवृत्ति का भी होता है। कहने का सिर्फ मतलब है कभी भी कोई सामान मंगा लो, उसको 20 रुपए की नोट दे दो, फिर वो उसको पता है, उसको नहीं पता है ये मुझे नहीं पता, मैंने पूछा नहीं कभी ना, आप लोग पूछते होगे कि घर का है, फिर वो सामान लेकर आता है, सामान 15 रुपए का लाता है, समझा 20 का देता है, झूठ ही तो हुआ। अर्थात झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति होती है वो बच्चा बाल्यावस्था से सीखने लगता है, ये रॉस महोदय ने कहा। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, ये क्वेश्चन यूपी टेट का पूछा हुआ प्रश्न है। संवेगात्मक विकास का मतलब होता है कि व्यक्ति यहां पर संवेगों से अब घिरने लगता है, संवेग व्यक्ति के अंदर उपस्थित होने लगते हैं, व्यक्ति के संवेग निश्चित व स्पष्ट होने लगते हैं। जैसे भय संवेग स्पष्ट होने लगेगा, डांटोगे दिखाई देगा, गुस्सा होकर बैठ जाएगा, प्रेम से समझाओगे समझ जाएगा। और अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूं कि बच्चे को होली में कपड़े अगर दिलाने हैं तो आप शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बच्चों को तो समझा सकते हो, लेकिन किशोरावस्था के बच्चे को नहीं समझा सकते हो। जिद्दी प्रवृत्ति का होता है, समझने का प्रयास ही नहीं करता है। उसको लगता है जो मेरे माँ बाप मेरे लिए कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो मेरे माँ बाप कर रहे हैं वो चीज़ें उस समय उस दौर में समझ में नहीं आती है। लेकिन जैसे ही बच्चा किशोरावस्था को पार कर कर व्यवसाय चुनने, चूंकि लास्ट अंतिम अवस्था तक व्यवसाय चुनने की अवस्था कहलाती है, अपनी चीज़ों को आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए वो प्रयास करता है, धीरे धीरे वो उसमें घिरने लगता है। फिर उसको एहसास होता है प्रौढ़ावस्था तक जाते जाते कि जो चीज़ें मैं कर रहा था वो सही नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये तीनों स्टेटमेंट बाल्यावस्था से संबंधित है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं का मतलब है बच्चे के अंदर जो भी चीज़ें होंगी समझाने की, जो भी चीज़ें होंगी संवेगात्मक रूप से, जो भी चीज़ें होंगी शारीरिक रूप से, बच्चा कहीं ना कहीं सीखने का करने का प्रयास करेगा। और यहाँ पर बच्चे का जो शारीरिक विकास होगा
वो बहुत तेज़ी से नहीं होता है, क्योंकि खेलने की वजह से बच्चे का जो ग्रोथ लेवल होता है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन यहाँ पर हर अवस्थाओं की अपेक्षा कम दिखाई देता है। इसे बाल्यावस्था कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नोट डाउन करके आपको पीडीएफ के रूप में मिलती रहेंगी। जितने भी ऐप के लोग जुड़े हुए हो बेटा, लगातार बने रहो। कितने लोग बने हो जल्दी से मैसेज करो मुझे, और ये बताओ जितने भी लोग लाइव पेड वाले जो भी बच्चे बने हैं, सिर्फ इतना बताओ कि अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं ये समझ में आई है या नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि जितना हमने पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं। चलिए बताइए जल्दी से, हम आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं भाई। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, क्योंकि जब से स्टार्ट किया है 2 बजे से हम लगातार बोल रहे हैं। हमने आपकी बहुत कम सुनी है, आपके बहुत कम कमेंट पढ़े हैं। अब चूंकि क्लास समाप्ति की ओर चलेगी धीरे धीरे, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये बताओ कि अभी तक चीज़ें समझ में आई हैं या बेटा नहीं आई हैं। अब किसी बच्चे का कोई प्रश्न, कोई चीज़ वो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं पढ़ के उसका जवाब दूंगा। बहुत सारे बच्चे ऊपर कुछ पूछ रहे थे, मैं जवाब नहीं दे पाया, लेकिन आपको टेक्निकल टीम जवाब दे रही होगी। जल्दी से मैसेज करिएगा। सुधीर कुमार, साधना कुमारी, सोनी वर्मा, पवन, सविता और दिव्यांशी जी, सविता जी, जबकि ऐप पे भी लोग जुड़े हुए हैं। रवि जी, अरविंद जी, रूबी जी, पवन जी, मनोज जी, अफसाना जी, सुनील कुमार जी। अफसाना जी ने कहा है सर आपने 2 साल पहले कुछ लिखा है, कमेंट ऊपर अभी नहीं आया है, मैं पढ़ लूंगा जैसे ही आएगा, क्योंकि मोबाइल मेरे हाथ में है नहीं। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग लगातार लाइव क्लास में बने रहें। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। जहाँ पर जो चीज़ें और अच्छे से आपको समझनी होती हैं वो चीज़ें समझने, जैसे ही क्लास खत्म होगी, होता क्या है जब लाइव क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरा फोकस बिल्कुल पढ़ाने पे रहता है। मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ पाया आज के दिन। तो आप लोग क्या करना, जैसे ही क्लास खत्म होगी तो आप लोग क्लास के समाप्त होने के बाद एक कमेंट बॉक्स नीचे से आता, उसमें कमेंट लिख देना। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि हर व्यक्ति को मैं जवाब दे सकूं। चलिए, समझ में आ गया, वेरी गुड। जो भी शेड्यूल सर का होगा, आपके डायरेक्टर सर का, उस अकॉर्डिंग क्लास चलती रहेगी। मैं आपको पढ़ाने आता रहूँगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पेपर आ जाए और कंप्लीट कोर्स आपका ना हो। तो ये तो वादा है हमारा आपसे कि कंप्लीट कोर्स ज़रूर पढ़ाया जाएगा। जो भी शेड्यूल 2 दिन 3 दिन का लगेगा, मैं आप लोगों को पढ़ाने आऊँगा। आप लोगों को डेली रेगुलर क्वेश्चन सेशन कराऊँगा शाम को। तो आप लोगों को बस क्या करना है, आप लोगों को लगातार बने रहना है, आते रहना है लाइव क्लास में। तो अब ये बताइए कि आगे पढ़ेंगे किशोरावस्था कि यहीं पर एंड करें? जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। सरिता पांडे जी, बिल्कुल मैम, आइए, आपका फिर से स्वागत है गुरुकुल में भी। ठीक है, चलिए चलिए, फिर आज के लिए हम यहीं रोकेंगे। हमारी मुलाकात फिर होगी अपने शेड्यूल पर। जब तक के लिए आप सभी लोगों का लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू। हाँ बेटा, अगर किसी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी है, किसी भी प्रकार की, अब सर पहला दिन है, धीरे धीरे सब सही होगा। मैं सर कह रहे हैं सामने देखो, तो हमने कहा धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर आप लोग को कोई भी इंक्वायरी लेनी है, कोई भी जानकारी लेनी है ऐप चैनल के लिए, ऑफलाइन के लिए, आप सभी लोग दिए गए कमेंट नंबर में जो भी दिए जा रहा है आपको एसएसजी गुरुकुल पे, इस पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल लेट मत करिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं एक बात। कल की मैं न्यूज़ देख रहा था और इस न्यूज़ में एक चीज़ दिखा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने के तुरंत बाद अगर कोई चीज़ सबसे पहले सामने आएगी, वो आएंगी वैकेंसियाँ। और योगी बाबा जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था जैसे ही हम सरकार बनाएंगे सबसे पहले हम शिक्षकों के लिए 17,000 वैकेंसी तुरंत देंगे। तो भाई ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? 17,000 वैकेंसी प्राइमरी के लिए, 7,000 जो प्रस्तावित है, जो कही गई हैं, 7,000 वैकेंसी करीबन टीजीटी पीजीटी के लिए, 5,000 प्लस लेखपाल वीडियो के लिए। जो भी लोग जुड़े हुए हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, मेहनत से करो, इंक्वायरी पे फ़ोन करो, जल्द से जल्द ज्वाइन करो जो भी बैच ज्वाइन करना है आपको। जब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहना, होली की